हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को राइट दोस फार्मूला दैट इज रूट ओवर, है ना, रूट ओवर ट्वाइस ऑफ एप्साइलन डिवाइडेड बाय क्यू, और उसके साथ है हमारे पास 1/ND प्लस 1/NA। और यहाँ पे ध्यान से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज है जिसका नाम है जंक्शन वोल्टेज, जो ओपन सर्किट कंडीशन में V0 से रिप्रेजेंट होगा और बायसिंग के कंडीशन में जो भी आपने बायसिंग किया है उस वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब है ये जो जंक्शन वोल्टेज है इसकी वैल्यू अलग अलग बायसिंग में अलग अलग होती है और ओपन सर्किटेड में अलग वैल्यू होती है। तो जब हम बायस करेंगे तब हमको पता चलेगा। राइट नाउ हमको ये पता है कि हमारा डिवाइस ओपन सर्किटेड कंडीशन में है और ये जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू ओपन सर्किटेड वोल्टेज की वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि ये जो VJ है ये एक्चुअली हमारा V0 के इक्विवेलेंट है जब हम लोग ओपन सर्किट कंडीशन में रखे हैं, तो मतलब कोई भी बायसिंग हम लोगों ने नहीं किया है उस कंडीशन में। ठीक है, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको वही लगेगा सर, डायोड लगेगा, उसमें वोल्टेज की वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी। तो हमको ये आइडिया है कि वो सब तो होता ही है, बस हम इसको लाएंगे कैसे वो सोच लेते हैं। तो इसको लाने के लिए हम सहारा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास होता है -dB/dx। ये हमारा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो मैं यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में लिख दूं तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम लोग नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ले लिए, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से हम पोटेंशियल को बाहर निकाल लेते हैं। मान लीजिए मुझे V फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे सर? अगर आपको V फाइंड आउट करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, दिस इज -E/dx। और अभी अभी इसी को ही तो आप किए थे सर, आपको पता है क्या? यस आई नो कि मैंने यही काम किया था। और ये जो वोल्टेज है आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वोल्टेज जो है वो -xp0 से बड़ा होगा x की वैल्यू, और ये xn0 के बीच में ही आएगा, क्योंकि ये पोटेंशियल जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं ये आपका ओपन सर्किटेड पोटेंशियल है, मतलब V0 की वैल्यू है। मैंने बोला ना VJ की वैल्यू V0 है ओपन सर्किटेड कंडीशन में। तो ये जो V0 है ये कहाँ कहाँ पे लाई करता है? इन दोनों के बीच में। बार बार मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आपका लेफ्ट साइड जो है वो P है और राइट साइड जो है वो N है। इन जनरल बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट जो है वो P ही रहता है और राइट जो है वो N ही रहता है। स्पेशल केस था वो दोनों केस जिसमें हमारी लेफ्ट साइड में N आ गया था और राइट साइड में P आया था। तो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड में P है तो उसको हम लोग -xp0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और राइट साइड में N है तो वो +xn0 से ही रिप्रेजेंट होता है। और हम लोगों ने ये भी देखा थोड़ी देर पहले कि हमने वही क्वेश्चन बनाया जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसकी वैल्यू आप अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो हाफ ऑफ, आप यहाँ पे हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, और विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं, बस उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। ये आपको एरिया अंडर द कर्व जो आपने ड्रॉ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके कर्व,
तो कौन से कर्व? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का आपने जो ग्राफ ड्रॉ किया था उसके कर्व से आपको मिलेगा एरिया, और एरिया को हम हाफ ई नॉट मैक्स इंटू डब्ल्यू से पुटअप कर सकते हैं, और ये जो नेगेटिव साइन है उसी नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जैसे हम लोग 550 मिलीवोल्ट फाइंड आउट किए थे, तो आप इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ ई नॉट मैक्स इंटू डब्ल्यू, जो मैंने आपके लिए किया हुआ था। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये हम लोग हमारे ब्रेक के पहले ही कर चुके हैं। दिस इज नॉट ए न्यू थिंग बिकॉज ऑलरेडी वी डिड इट बिफोर द ब्रेक। तो ये ब्रेक के पहले ही हम लोग कर चुके हैं। राइट नाउ हमारा ये एम है कि ये सब को यूज करके इस W को किसी तरह निकाल लिया जाए, ताकि हमको कभी ये टेंशन ना हो कि भाई ये W दुनिया में आया कहाँ से, इतना कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला इसका बना कैसे। तो उसीलिए हम इस पार्ट को एनालिसिस कर रहे हैं। तो कहाँ पहुंचे हम लोग? यहां तक पहुंच गए। तो इसके बाद मैं इसको एक एक करके आगे बढ़ा देता हूं और फटाक से उस इक्वेशन को लिख देता हूं। तो हमारे पास यहां पे आ गया है कि अगर हम लोग वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं V नॉट, तो ये माइनस ऑफ हाफ ऑफ ई नॉट मैक्स की जो वैल्यू है वो, और उसके साथ W आ जाएगी। लेकिन हमको ये पता है सिंस ये ई नॉट मैक्स जो है ये क्या होता है, ये किसी भी उसमें लिख सकते हैं, माइनस क्यू इंटू एन डी इंटू एक्स एन नॉट डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है। ठीक है, और हमको ये भी पता है सिंस, दो इक्वेशन यूज कर लेते हैं। सिंस हमारे पास एक्स एन नॉट भी ये पता है कि ये डब्ल्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाय करेंट डिवीजन रूल कल हम लोगों ने यूज किया था, ये एन ए प्लस एन डी होता है। अगर इन दोनों को यूज करूं तो मेरे पास ई नॉट मैक्स जो है, ई नॉट मैक्स क्या हो जाएगा, इसका दोनों को यूज करूं तो ई नॉट मैक्स हमारे पास माइनस क्यू इंटू एन डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, और उसके बाद हमारे पास W इंटू एन ए, और ये हो जाएगा आपके पास एन ए प्लस एन डी। इसी को मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। सो ये है आपका, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, और ये दोनों को यूज करके मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, ठीक है सर, आप जैसा बोले वैसा हम करेंगे। तो मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हेरा फेरी कर रहा हूं। हेरा फेरी से ही तो इक्वेशन आ जाता है। ये हाफ है और ये Q इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, Q इंटू एन डी इंटू डब्ल्यू इंटू एन ए डिवाइडेड बाय दिस इज एप्सिलॉन, और यहाँ पे हमारे पास है एन ए प्लस एन डी, और क्या है, और एक W और है। तो बस हो गया, इतना ही करना था। तो ये W एक साइड हो गया, ये हाफ हो गया, ये Q हो गया, ये एप्सिलॉन हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपन एन ए प्लस 1 अपन एन डी लिख सकते हैं। अभी नहीं लिख सकते भाई साहब, जल्दी लिख दिए। हाँ, तो अभी हम लोग इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, एन ए इंटू एन डी डिवाइडेड बाय दिस इज एन ए प्लस एन डी, ये हमारे पास है, और यहाँ पे W स्क्वायर हो गया, दिस इज V नॉट। ठीक है, तो ये W को जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो W को रूट इस तरफ कर देंगे तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, ये एप्सिलॉन भी ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Q। अब आप लिख सकते हो इसको 1 अपन एन ए प्लस 1 अपन एन डी, क्यों आपको यहाँ पे मिलेगा एन ए प्लस एन डी डिवाइडेड बाय एन ए इंटू एन डी, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, और ये V नॉट तो है ही। सो कुल मिला के बस 2 इक्वेशन को हम लोगों ने यूज किया और ये W का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। तो यहां तक हमारा ठीक है, और इस पे काफी सारे प्रॉब्लम्स भी है, वो भी हम लोग बना लेंगे और बनाते भी है, और वो प्रॉब्लम्स उतना टफ नहीं है। आज का जो टॉपिक है फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग,
उसी पे हम लोग डिप्लीशन रीजन के उस पे वर्क करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले बायसिंग पे जाता हूँ। अगर ये फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद वो क्वेश्चन जो है वो एक साथ पूरे बन जाएंगे। ठीक है, अगर आप फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग पढ़ लेंगे तो ये पूरे क्वेश्चन जो है वो आपके एक साथ बन जाएंगे जो वर्कबुक में दिया गया है। कोई डाउट है क्या इसमें? तो मैं क्वेश्चन एक बार देख लिया। बायसिंग, तो ये बायसिंग जो है इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एक्सटर्नल वोल्टेज। तो यहां पे ये जो प्रॉपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस प्रॉपर का मीनिंग है कि आप सही तरीके से पोटेंशियल लगाएंगे तभी वो बायसिंग कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मार्केट से एक बल्ब खरीद के लाए, ठीक है, और उस बल्ब में हम लोग पढ़ते तो नहीं है स्पेसिफिकेशन इसमें, लेकिन लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज का आपको पोटेंशियल लगाना है। ये है आपका 50 हर्ट्ज का आपको वोल्टेज उसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा है 220 वोल्ट आपको लगाना है। तो इसका मतलब है ये आपका एक्सटर्नल वोल्टेज है जो आपको लगाना है, और घर में लाके आप इसको लगाते हैं और तो आपका जो घर का सप्लाई है वो इतना ही होता है, तो कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, और हम इंजीनियर है कभी सोचे भी नहीं। लेकिन मान लीजिए आप कभी बल्ब लाए और आपने इसमें 550 वोल्ट लगा दिया, और ये भी आपका एक्सटर्नल वोल्टेज ही है, एक्सटर्नल वोल्टेज भी ही है। तो इसका मतलब है कि ये जो 550 वोल्ट है इसमें बल्ब आपका हो जाएगा बर्स्ट। अगर ये बल्ब बर्स्ट हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने प्रॉपर पोटेंशियल नहीं लगाया। इसका मतलब है ये जो पोटेंशियल है ये प्रॉपर है, और ये जो है ये इम्प्रॉपर पोटेंशियल है जो आपकी स्पेसिफिकेशन से बाहर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज बायसिंग। ये हमारा कहलाता है बायसिंग, और ये बायसिंग नहीं कहलाता। तो बायसिंग मतलब कभी भी सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई पोटेंशियल उसमें अप्लाई कर दिया और बायसिंग हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। बायसिंग का मतलब होता है कि जो आपको स्पेसिफाई किया गया है, जितना पोटेंशियल आपको लगाना है वैसे ही आपको पोटेंशियल एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा। इसके अलावा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अगर मार्केट से खरीदते हैं, तो मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि आप सिर्फ डायोड बोलेगे तो कोई नहीं देगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको किस मॉडल का डायोड चाहिए। तो आपने 1N4007 ऐसा बोल दिया, इसका मतलब है ये जो मॉडल नंबर है, इस मॉडल नंबर की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन शीट होती है, ठीक है। फटाफट से कुछ ज्ञान की बातें भी मैं दे देता हूँ। स्पेसिफिकेशन शीट होती है, और उस स्पेसिफिकेशन शीट में सब कुछ मेंशन होता है कि आप इसमें मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगा सकते हैं, इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, है ना, ये सब दिया रहता है। तो अगर हम एक अच्छे इंजीनियर हैं तो हम इसको देखने के बाद ही किसी सर्किट में इसको अप्लाई करते हैं। तो ये जो है मैक्सिमम वोल्टेज मान लीजिए 50 वोल्ट लिखा है, और आप इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस डायोड को खरीद के लाए, इसमें 100 वोल्ट लगाओगे और बोलोगे कि मैंने बायसिंग किया है, तो ये गलत है।
तो बायसिंग का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर एक्सटर्नल पोटेंशियल। आपको एक प्रॉपर वोल्टेज लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो बायसिंग नहीं करवाए। इसका मतलब है सर आप जब भी बायसिंग करते हैं तो आप जो वोल्टेज लगाते हो वो बहुत ज़्यादा नहीं होता क्या? नहीं, या फिर बहुत कम नहीं होता कि नहीं? मैं उतना ही वोल्टेज लगाता हूं जितना मेरे को किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए उस डायोड या फिर उस कंपोनेंट में लगाने की जरूरत है। और कभी भी मैं उसके मैक्सिमम वोल्टेज से ज़्यादा नहीं लगा सकता। उस कंडीशन में वो डायोड जो है वो काम करना बंद कर देगा। या कोई भी हो, ट्रांजिस्टर हो, मॉसफेट हो, कोई भी हो, सभी का एक स्पेसिफिकेशन शीट होता है। लेकिन हम तो इंजीनियर है, हमको क्या मतलब स्पेसिफिकेशन शीट वीट क्या है? लाए, लगाए, उड़ गया, बोले यार खराब था। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बहुत नाजुक होता है, बहुत डेलिकेट होता है। उसमें हर एक चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट थोड़ा सा हार्ड एंड स्टिफ होता है, उसमें हमको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमारे पास बायसिंग जो है वो दो तरीके का होती है। बायसिंग जो है डेट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है हमारे पास फॉरवर्ड बायस और एक होता है हमारे पास रिवर्स बायस। तो अगर हमारे पास कोई डायोड है, डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है सर? ऐसा है। तो अगर ये जो टर्मिनल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एनोड, या फिर ये पी साइड कहलाता है। और ये हमारा टर्मिनल क्या कहलाता है? ये कैथोड, या फिर ये एन साइड ऑफ द डायोड कहलाता है। और इसी दो टर्मिनल में हम लोग यहां पे पोटेंशियल लगाते हैं। तो अगर हमको कोई बोले कि इसमें फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल लगाना है, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो हम हमेशा एनोड टर्मिनल पे, ये डायोड जो है इसका नाम भी इसी से बना है। डाई मीन्स होता है टू और ओड मीन्स होता है इलेक्ट्रोड्स। डाई मीन्स होता है टू, है ना, डाई ओड ऐसा है। तो ये डाई मीन्स होता है यहां पे टू, दो इलेक्ट्रोड्स, और ये जो है ये इलेक्ट्रोड होता है ना, जिसमें एक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होता है और एक इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड होता है। बेसिकली ये स्विचिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। लेकिन एक खास बात यह भी है कि ये डायोड जो है वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल करंट देता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होता है। तो आप अगर यहां पे ध्यान देंगे तो ये डायोड जो है, डायोड इज यूनी डायरेक्शनल डिवाइस। ये एक ही डायरेक्शन में करंट देता है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट देता है, मतलब दूसरे डायरेक्शन में करंट नहीं देता है। तो कौन से डायरेक्शन में करंट देता है? अगर यहां पे यूनी डायरेक्शनल है तो ये हमेशा P टू एन डायरेक्शन में करंट देता है, ये कभी भी एंड से P के डायरेक्शन में करंट नहीं देता। तीसरा पॉइंट ये भी है कि डायोड जो है वो बाइपोलर है। डायोड जो है वो आपका बाइपोलर डिवाइस है। बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का हेल्प हम लोग लेते हैं करंट कंडक्शन को डिफाइन करने में। ठीक है। बाइपोलर का मतलब है टू पोलैरिटीज। तो यहां पे ये जो है ये टू पोलैरिटीज है। एक है इलेक्ट्रॉन्स एक पोलैरिटी रखता है जो कि नेगेटिव है, और होल्स वो एक पोलैरिटी लगता है जो कि पॉजिटिव है। तो ये बाइपोलर का मतलब है कि यहां पे जो करंट कंडक्शन हो रहा है, करंट कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, दोनों की वजह से होता है। तो आप लैब में जाके डायोड जो है वो यूज करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको पोटेंशियल प्रॉपर लगाना है। तो यहां पे देखो साई शशांक ने बोला ऐसे ही बहुत डायोड फोड़ दिए लैब में, तो वो काफी सारे डायोड को फोड़ चुका है क्योंकि उसको पता ही नहीं था
कि डायोड में कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाना है। स्पेसिफिकेशन शीट में उस मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग सारा डिटेल्स दिया रहता है, और स्पेसिफिकेशन शीट आपको गूगल से मिल सकता है। मैक्सिमम डायोड जो है वो मोटोरोला कंपनी बनाती है, जिसका मोबाइल आज की डेट में कोई नहीं खरीदता। सबसे पहले मोबाइल भी उसी ने ही बनाया था, मोटोरोला। ठीक है, तो ध्यान देंगे फॉरवर्ड बायस में जब हम लोग डायोड को रखते हैं तो एनोड टर्मिनल में हम एक पॉजिटिव वोल्टेज लगाते हैं, या फिर हायर पोटेंशियल पे इसको रखा जाता है ना, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और अगर आपका कैथोड है तो कैथोड टर्मिनल में हम एक नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं, नेगेटिव, या फिर इसको हम लोग लेस पोटेंशियल पे रखते हैं। तो इसका मतलब है, मान लीजिए एक डायोड ऐसा है, तो आप अगर यहां पे +3 वोल्ट लगा रहे हैं और यहां पे +1 वोल्ट लगा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर आप यहां पे -3 वोल्ट लगा रहे हैं और यहां पे आपने आपने यहां पे -3 वोल्ट लगाया ना, तो उससे कम यहां पे लगाना है। तो यहां पे अगर आपने -5 वोल्ट लगाया है तो भी डायोड आपका फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर यहां पे +1 वोल्ट लगा रहे हैं और यहां पे आप 0 वोल्ट लगा रहे हैं तो भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस। तो किसी भी तरीके से आपको एनोड साइड का पोटेंशियल को कैथोड साइड के पोटेंशियल से ज्यादा रखना रहता है। तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल -3 वोल्ट जो है वो -5 वोल्ट से ज्यादा है, तो इसका मतलब है ये सभी कंडीशन फॉरवर्ड बायस की है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे बढ़े और एक फॉरवर्ड बायस डायोड को हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देखें तो काफी सारा चीज आपको यहां से पता चल जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक डायोड है, और डायोड जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है उसके पहले ही डायोड में डिप्लीशन रीजन रेडी हो जाता है। तो ये जो है ये आपका डिप्लीशन रीजन है जो कि रेडी है। क्या है ये? रेडी है। और ये डिप्लीशन रीजन में हमारे पास आयोन्स होते हैं। कौन होते हैं? आयोन्स। तो मैंने यहां पे बना दिया कि कुछ आयोन्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये आयोन्स, ये आयोन्स, ये आयोन्स। और यहां पे हमारे पास ये न्यूट्रल रीजन है, तो यहां पे हमारे पास एटम्स होंगे। फिर से यहां पे देखें तो ये हमारे पास 3 आयोन्स है, और जो न्यूट्रल रीजन है वहां पे हमारे पास एटम्स होंगे। तो ये आयोन्स, ये आयोन्स, ये आयोन्स, और यहां पे हमारे पास एटम्स है। ठीक है, यहां पे हमारे पास एटम्स है ऐसा। कुछ उल्टा कर दिया क्या मैं? एवरीथिंग इज करेक्ट। क्या हो गया राजदीप? क्या कुछ उल्टा हो गया क्या? यूनिपोलर डिवाइस का एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए, तो अगर कोई यूनिपोलर है ना, यूनिपोलर है, तो आपके पास सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मॉसफेट है जो कि यूनिपोलर है। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये यूनिपोलर डिवाइस है। इसमें या तो इलेक्ट्रॉन्स या तो होल्स, दोनों में से कोई एक जो है वो फ्लो होगा। ठीक है, आप लोग कुछ कमेंट करने से पहले ना एक बार सोच लीजिएगा कि वो कमेंट सही करूं कि नहीं करूं। मतलब मन क्या लिख दिया, जैसे गाली देने का मन किया, गाली दे दिया, फिर सोच रहे कि अरे यार मेरे को गाली नहीं देना चाहिए था, सामने वाला जो है वो मेरे से बड़ा है। तो मतलब लिखने का मन किया, सामने चैट बॉक्स लिखा है तो लिख दिए, और मैं यहां कंफ्यूज हूं कि भाई मतलब कहां पे क्या लिख दिया भाई ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा
वाणी में और चैट बॉक्स में आजकल तो वाणी का जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरेक्शन खत्म हो गया है। तो मैसेज करते समय एक बार सोचिएगा। और फेसबुक में भी और व्हाट्सएप में भी कई सारे मैसेज मतलब मिल गया कहीं से, उसको फॉरवर्ड कर दिए। सोचे ही नहीं कि मतलब फॉरवर्ड करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा सामने वालों को, और कितने लोग उससे अफेक्टेड होंगे, कितने लोग इन्फ्लुएंस होंगे, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, मतलब मिला और लिख दिया, और मिला और फॉरवर्ड कर दिया, बोलने का मन किया बोल दिया। तो ऐसे में पढ़े लिखे होने का क्या फायदा। सर ऐसे में पढ़े लिखे होने का कोई फायदा नहीं, तो क्यों करते हो ऐसा काम जिससे होते हो बदनाम। आपको इंजीनियर बनाया गया ये सोच के कि सोचे कि भाई इंजीनियर बनेगा तो एक समझदार आदमी बनेगा। यहां पता चल रहा है इंजीनियर बन गया और ना समझ हो गए, है ना। जितने पहले समझदार थे उससे भी बेकार हो गए। ऐसी वाणी बोलिए मलका आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। पता है कि नहीं पता है कि हमको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी ही बातें करनी चाहिए जिससे ना हमको बुरा लगे ना किसी और को बुरा लगे। तो हमको चैट बॉक्स में भी ऐसी चीजें ही लिखनी चाहिए जो सही में सत्य हो, जिससे मुझे भी कुछ समझ में आए कि हाँ भाई इसने सत्य लिखा है। नहीं तो कुछ दिन बाद आपसे भरोसा ही उठ जाएगा मेरा। अरे कुछ भी लिखते हैं, मैं क्यों ध्यान दूं इन पे। तो भरोसा क्यों उठवा रहे हो। भरोसा बनाए रखो ताकि आपके मैसेज को मैं ध्यान दूं। नहीं तो फिर कुछ भी मैसेज करो मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, फिर आप वहां मैसेज करते रहोगे, मैं यहां पढ़ाता रहूंगा, फिर चैट बॉक्स देखने का इच्छा ही नहीं होगा। कुछ दिन बाद चैट का कोई मतलब ही नहीं। चैट ऑन कर दिए उसके बाद बंद कर दिए, यहां पढ़ा है पढ़े हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है जो कि ओपन सर्किटेड कंडीशन में, ओपन सर्किटेड कंडीशन मतलब ये दोनों टर्मिनल के अक्रॉस मैंने कोई पोटेंशियल लगाया ही नहीं। अब मैं इसको करना चाहता हूं मान लीजिए फॉरवर्ड बायस। ठीक है, तो मैं इसको करना चाहता हूं एक फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है कि पॉजिटिव में पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव में उसके कंपैरिजन में लेस पोटेंशियल। ये मैंने लगा दिया, और ये जो है ये पॉइंट पॉजिटिव है, यहां पे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और मैंने एक वोल्टेज लगा दिया। तो ये एक वोल्टेज है मैंने यहां पे लगा दिया। इस वोल्टेज को लगाने से क्या क्या चेंजेस होंगी वो हमको सोचना है। ये वोल्टेज जो है वो एक सप्लायर होता है, ये एक सप्लायर होता है। ये किसकी सप्लाई करता है, ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई करता है, पहली बात। दूसरा, ये जो वायर है ये कोई सेमीकंडक्टर नहीं है, ये एक कंडक्टर है। अगर ये कंडक्टर है तो यहां पे कभी भी होल्स एग्जिस्ट नहीं करता। कंडक्टर का मतलब होता है मेटल, और मेटल की कंडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से तय होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक वायर है, ये क्या है, एक वायर है। इसका मतलब है इस वायर में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जाता है। ठीक है, तो फटाक से मेरे ध्यान ध्यान देना यहां पे कि मैंने यहां पे एक इलेक्ट्रॉन्स बना दिया। ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन बना दिया जो कि नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएगा। उसके पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां लगता है, जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप कहां हो रहा है, जहां पे आपका डायोड लगा है उसके अक्रॉस। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहां है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यहां है। तो इंटरनली भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है वो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, लेकिन इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इस डायरेक्शन में है,
इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों कंडीशन के आने से हुआ है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वी टी और उसके बाद डी बाई डी एक्स, है ना, और उसके बाद एल एन ऑफ पी ऑफ एक्स या फिर एन ऑफ एक्स। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। तो ये कहां से आया है? ये डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू को जीरो करने से आया है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको ये पता है कि, और ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये सारा कंडीशन हमको पता है। अब हमको क्या करना है कि ये सप्लायर जो मैंने यहां पे लगाया है, इसकी एक खास बात है कि ये अगर मान लेता हूं मैं इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टर्मिनल में होता है, और यही इलेक्ट्रॉन आपके डिवाइस में सप्लाई होता है। आपके मोबाइल में भी ऐसे ही होता है। बैटरी को चार्ज करते हैं, चार्ज करते ही इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि यहां की वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है यहां की वैल्यू हाई हो जाती है और यहां की वैल्यू लो हो जाती है। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा इधर पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव आना चाहता है। लेकिन बैटरी में ये सुविधा नहीं होती कि ये डायरेक्टली नेगेटिव से पॉजिटिव आ सके, इसलिए बैटरी का सिंबल ऐसा कुछ बनाया जाता है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे एक गैप है। ये गैप ये शो करता है कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब ये कोई इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव साइड है तो वो पॉजिटिव में डायरेक्टली नहीं जा सकता। इसलिए बैटरी को जब भी हम किसी डिवाइस से कनेक्ट करते हैं, जैसे आपके घर में बल्ब है, टॉर्च लाइट है, तो बैटरी को किससे कनेक्ट करते हैं? उस लाइट से कनेक्ट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन को इस पॉजिटिव के पास जाने के लिए, जिससे इसको बड़ा प्यार है, एक रास्ता मिल जाता है, तो इस रास्ते को फॉलो करता है और ये पॉजिटिव की ओर जाने की कोशिश करता है और ये अल्टीमेटली सफल हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअल कहानी है। अब इस कहानी को इसमें हम लोग जोड़ते हैं। अब यहां पे एक डायोड है, तो डायोड के रेस्पेक्ट में सोचना पड़ेगा। सोचिए सर आप, मैं बोल रहा हूं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया, ये इस यहां तक पहुंचा और सामने देखा कि भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो सप्लायर है ये भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करता है, क्योंकि ये एक कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि ये कंडक्टर है। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो हम लोग यहाँ पे एक कांटेक्ट स्टेब्लिश करते हैं जिसको हम लोग ओमिक कांटेक्ट बोलते हैं, लेकिन उसमें हम लोग ध्यान नहीं देते। तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर चला गया तो यहाँ पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुंचता है। जब यहाँ से यहाँ पहुंचा तो इस इलेक्ट्रॉन ने देखा कि इसके अंदर जो चीजें हैं उसमें एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। अगर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण मैं इसके अंदर नहीं जा सकता। मैं अगर इसके अंदर जाऊंगा तो फोर्स के कारण मैं रिपल हो जाऊंगा। यही तो हो रहा था जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहा था। तो अब इस इलेक्ट्रॉन को मदद करने के लिए एक मददगार आ गया, मिथुन। तो वो कौन है? वो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसने बोला देख मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा लगा के रखा हूं, ये इंटरनल ऐसा है और एक्सटर्नल ऐसा है। तो ये आया उसकी मददगार कि भाई मैं तेरी मदद करूंगा, तू अंदर चला जा, क्योंकि मैंने यहां पे जो फोर्स लगाया है वो इंटरनल फोर्स से ज्यादा है। ठीक है, तो ये आ गया अंदर। जैसे ये अंदर आया, ये जो एरिया था जो कि चार्ज एरिया था, इस एरिया को इसने न्यूट्रल कर दिया। ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके ये एरिया न्यूट्रल हो गया। जैसे ये अंदर आया ये एरिया न्यूट्रल हो गया। तो ऐसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया, लेकिन मैंने आपको बोला कि ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पहुंचा और ये एरिया को इसने यहां पहुंचा और इसको न्यूट्रल कर दिया। एक और इलेक्ट्रॉन इधर आया, है ना, एक और इलेक्ट्रॉन आया। कौन आया सर? एक और इलेक्ट्रॉन आया
और ये इस मददगार, कौन है मददगार? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका डायरेक्शन इंटरनल से ऑपोजिट है। और ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन्स को जिस डायरेक्शन में ये है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस इलेक्ट्रॉन को भी अंदर भेज दिया और ये इधर आ गया। अगर ये तीनों इधर आ गया तो इसका मतलब है जो एरिया आपका चार्ज एरिया था वो न्यूट्रल हो गया। अगर ये न्यूट्रल हो गया तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का रहना खत्म हो गया, क्योंकि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया था। अब वो चार्ज ही नहीं है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? अब जब इंटरनल इलेक्ट्रिक खत्म ही हो गया तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा हुआ है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता ही है। तो ये इलेक्ट्रॉन को मिल गया रास्ता कि भाई ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, अभी इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई वहां से चल रहा है। मैं आपको सब नहीं दिखा रहा हूं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ के डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन आ गए इधर और ये इससे रिकम्बाइन हो गए। इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन अब बॉन्डेड बन गया। सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो हम देखते नहीं है, तो क्या करना है? सर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब भी होता है तो हम तो उसको होल मूवमेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इसका मतलब है अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो होल्स इस तरफ आएगा, तो आप उसको होल मूवमेंट से रिप्लेस कर दो ना, यहां पे एक होल आ गया। सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो होल्स मूवमेंट से रिप्लेस कर दो और यहां पे एक होल आएगा। इसका मतलब है होल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। वैसे भी आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है उसी डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट भी होता है। तो अगर होल्स इधर आ गए तो ये एरिया भी न्यूट्रल हो गया और ये एरिया भी न्यूट्रल हो गया, दोनों एरिया न्यूट्रल हो गया। आपको मैं समझा रहा हूं, विजुअलाइजेशन दे रहा हूं, एकदम एक एक को मत पकड़ना। सर अगर ये इधर आ गया तो इधर कौन आया? भाई उधर इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई चल रहा है, लकीर का फकीर मत बनना है ना। मैं चीजें समझा रहा हूं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन आया बॉन्डेड हो गया और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चालू हो गया। सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो हम लोग होल्स के मूवमेंट में देखते हैं। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर आया तो होल्स इधर से इधर चला गया। इसका मतलब है कि होल्स का डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट कैसा है? ये इस डायरेक्शन में है। वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होल्स जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो यहां पे है, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहर आ गया ऐसा। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव का एक फोर्स लगा हुआ था और ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव से अट्रैक्शन की वजह से, उसी की वजह से वो अंदर भी आया था। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और पूरे सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली चालू हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कंटिन्यूसली चालू हो गया और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की ओर जा रहा है तो इसके अंदर एक करंट फ्लो हो रहा है जो कि पी से एन की ओर जा रहा है। ये ऐसा एक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट क्या कहलाता है? ये आपका डायोड करंट कहलाता है। तो कुछ नहीं है, जब भी बैटरी लगाते हैं आप ये याद रखना कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर फ्लो होना चाहिए। सिर्फ डायोड है तो इसको हम लोग डिफरेंट विजुअलाइजेशन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये डायोड है इसलिए हम लोग डिफरेंट विजुअलाइजेशन से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये जो जंक्शन है जहां पे डिप्लीशन रीजन था आयोन्स की वजह से, वो नहीं रहता भाई। ना आपका विड्थ ऑफ द जंक्शन रहता है, ना जंक्शन के चार्ज रहते हैं। तो आपके विड्थ ऑफ द जंक्शन की बात करें तो यहां पे रूट ओवर ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्यू इंटू 1/ND प्लस 1/NA, ये आपके पास है ना। और उसके बाद आपके पास VJ था, यहां पे VJ जो है वो V0 माइनस VD हो जाता है। ठीक है, और V0 क्या है? ओपन सर्किटेड कंडीशन में यहां जो वोल्टेज था वो V0 है। और VD क्या है? जो आपने एक्सटर्नली लगाया है। अगर आपका एक्सटर्नल वोल्टेज इंटरनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन में ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और विड्थ क्या हो जाएगी? विड्थ भी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो जंक्शन का विड्थ है ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नहीं रहता, ये खत्म हो जाता है। फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जंक्शन का विड्थ खत्म हो जाता है। तो सर जंक्शन का वोल्टेज क्या हो जाएगा? जंक्शन का वोल्टेज तो एक्चुअली V0 माइनस VD हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर है तो जंक्शन का वोल्टेज भी तो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है जंक्शन में कोई वोल्टेज होता ही नहीं है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। जंक्शन का वोल्टेज भी खत्म हो जाता है, जंक्शन का विड्थ भी खत्म हो जाता है। और जिसकी वजह से फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जंक्शन में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता।
अगर जंक्शन में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, तो थोड़ी देर बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ी देर बाद ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन जुप जुप भागने लगते हैं। तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स भागने लगते हैं सर? जुप जुप। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, शुरू के केस में इसको थोड़ा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहां पे लाने पड़े, उसके लिए कुछ ना कुछ वोल्टेज यहां पे लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ये इलेक्ट्रॉन जुप, ऐसा जुप, ऐसा जुप फ्लो होने लगता है, और ये मस्त टाइप का एक कंडक्टर बन जाता है, और करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आया तो जिंदाबाद कीजिए, नहीं समझ में आया तो कुछ पूछ लीजिए, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा। सर वो गोल क्या है, सीधा क्या है, आड़ा क्या है, टेढ़ा क्या है, ये मत पूछेगा। अगर आपको कोई डाउट है रहा है तो वो आप जरूर से पूछ सकते हैं। ये डायोड का फॉरवर्ड बायस कंडीशन है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? पी से एन की ओर हो गया। तो ये क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि सर कब तक ये करंट फ्लो होगा? तो ये करंट उस समय तक फ्लो होगा जब तक आप फॉरवर्ड बायस करके रखे हुए हैं। कब तक की यहां कोई बात नहीं है। अपने फॉरवर्ड बायस का पोटेंशियल लगाया है तो करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, और कोई क्वेश्चंस? किसी ने पूछा कि W की वैल्यू 0 की होगी, क्योंकि आपने जो एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है VD का वैल्यू, वो आपने इंटरनल वोल्टेज के बराबर लगा दिया। इंटरनल वोल्टेज खुद से आया था, ये डोपिंग से आया था। अगर आप इंटरनल वोल्टेज की बात करेंगे तो ये KT/Q और ये ln ND इंटू NA डिवाइडेड बाय NI² से आया था। तो आप जब डोपिंग करेंगे तो ये V0 की वैल्यू तय हो जाती है। और आप जब एक्सटर्नल वोल्टेज लगाएंगे, ये तो आपके हाथ में है, सर मैं 2 वोल्ट लगाऊं, 3 वोल्ट लगाऊं, तो आप ये जो VD लगाएंगे एक्सटर्नल वोल्टेज, ये आप कुछ भी लगाइए। मान लीजिए ये आपके पास 0.6 वोल्ट आया है, तो ये VD तो आपके हाथ में है ना भाई। कभी लैब गए हो कि नहीं गए हो? सर नहीं गए हैं। ये आपका बैटरी वोल्टेज है जो आप कितना भी लगा सकते हो। तो आप जब 0.6 वोल्ट के वोल्टेज लगाएंगे, VD की वैल्यू, VD कहां पे है? यहां पे। तो ये VD की वैल्यू 0.6 वोल्ट लगा रहे हो, आपके पास V0 की वैल्यू 0.6 वोल्ट है, तो ये दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या हो जाएगा? 0। तो आपका विड्थ क्या हो जाएगा? 0। ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले एक्यूमुलेट होगा, फिर वहां क्रॉस कैसे करेगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए आप पहले बात की केस नहीं है ना। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, मैंने कई बार बोला कि इलेक्ट्रॉन्स किसी का वेट नहीं करते कि भैया मैं पहले दौड़ूंगा और फिर मैं ऐसे इशारा करूंगा आ जा, तो तू आ जाना। ये पुलिस चोर का खेल नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक साथ सप्लाई हो जाता है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 10⁻²2, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है पता है? यहां पे 10⁻²2 इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में। ये कौन है? ये कंडक्टर है एक्चुअली, ये कंडक्टर है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैठे हुए हैं।
तो मैं जैसा दिखाया हूं, कई बार मैं बोला हूं कि ये मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूं। तो एक साथ जो है वो इतने सारे इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं, कुछ इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन सट से वहां पहुंच जाते हैं। तो यहां कोई चोर पुलिस का खेल नहीं है। थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। मैं जो यहां दिखाता हूं वो किसी बुक में नहीं लिखा है, वो क्रिएटिविटी है जो मैंने की है कि किस तरीके से ये न्यूट्रल होता होगा, किस तरीके से वो आता होगा, उसको मैं समझाता हूं। वरना एक्चुअली में वैसा नहीं होता है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले नहीं आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन, देखो कितना सारा इलेक्ट्रॉन है। तो यहां कोई चोर पुलिस का खेल नहीं हो रहा है। जैसे ही आप यहां पे वोल्टेज लगाएंगे, मान लीजिए आपने वोल्टेज यहां पे 5 वोल्ट लगा दिया, तो खटाक से करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। खटाक से करंट जो है वो फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, 5 वोल्ट के लिए जो भी करंट होगी, मान लीजिए 3 मिली एम्पेयर की करंट है, तो खटाक से 3 मिली एम्पेयर का करंट। लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि डायरेक्टली अगर आप 5 वोल्ट ना लगा के धीरे धीरे लगाओ, धीरे धीरे सांस लो। मान लो 0.1 वोल्ट पहले लगाए, फिर आपने यहां पे 0.2 वोल्ट लगाया, फिर आपने यहां पे 0.3 वोल्ट लगाया, फिर आपने 0.4 वोल्ट लगाया। यही तो लैब में करने का बात होता है। पॉजिटिव साइड से कभी होल नहीं आ सकता है ना। किसी का एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव साइड आने से, तो आप जो है वो अपने इंटरमीडिएट में कोई आपको पढ़ा दिया होगा, है ना, बैटरी के पॉजिटिव साइड से कोई होल वोल नहीं आता। होल्स बैटरी में भी नहीं होता, होल्स कंडक्टर में भी नहीं होता, होल सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है। तो कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि बैटरी के पॉजिटिव साइड से होल आया और ऐसे गया, तो वो गलत है भैया। इस बैटरी में कभी भी होल्स का एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये बैटरी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और ये वायर भी इलेक्ट्रॉन से बनता है। आपने अगर पहले कहीं पढ़ा है तो उसको भूल जाइए, वो कोई मतलब का नहीं है। ये जो होल्स इधर आ रहे हैं, ये होल्स एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन्स के इस तरफ जाने से आ रहे हैं, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैं दिखाऊंगा भी, इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ द होल्स, तो यहां पे एक वैकेंसी है ना। तो उस वैकेंसी का सहारा लेके अगर ये मूव कर रहे हैं, तो उस वैकेंसी को हम लोग होल्स का नाम देते हैं। क्योंकि हम लोग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को विजुअलाइज नहीं करते, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम होल के मूवमेंट से देखते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो ये बाउंडेड हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट को हम नहीं देखना चाहते, हम एक्चुअली इसको रिप्लेस कर देते हैं होल्स के मूवमेंट से। अगर आप मेरा फर्स्ट यूनिट पढ़े हैं तो ये आपको समझ में आएगा, वरना आप पूछते रह जाओगे। ठीक है, तो बैटरी कोई होल होल का सप्लाई नहीं करता। होल्स का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ सेमीकंडक्टर में होता है, और सेमीकंडक्टर यहीं से यहीं तक है। ओरिजिनल पढ़िए, जो बकवास चीजें आपने पढ़ी है आपके स्कूल लेवल पे या कहीं से भी कोई भी आपको बताया होगा, वो सब गलत है भाई। एक्चुअली में ऐसा होता है मूवमेंट। जनरेट नहीं हो रहे हैं होल्स, जनरेट नहीं हो रहे हैं बेटा। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से बताता हूं तो आपको और क्लियर होगा। यहां पे होल्स जनरेशन नहीं हो रहा है, होल्स पहले से, वैकेंसीज पहले से अवेलेबल है, उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, होल्स की सप्लाई नहीं हो रही है, सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स की होती है ना। होल्स जो है वो वेकेंट स्टेट है, उसको सप्लाई कैसे करेगा। ये बोला कि एक वेकेंट स्टेट निकल जा, बैटरी का पॉजिटिव। अरे वेकेंट स्टेट कैसे निकलेगा, वेकेंट स्टेट सप्लाई नहीं होता, वेकेंट स्टेट अपनी जगह पे ही रहता है ना। तो होल्स सप्लाई नहीं होता भाई। थोड़ा सा सोचिए, मैं और विजुलाइज करवाऊंगा अभी अगर आप सोच नहीं पा रहे हैं तो। सर एक्सटर्नल वोल्टेज हटा ले तो कैसे फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। जैसे आप एक्सटर्नल वोल्टेज हटाएंगे तो ये सब चीजें जो है वो जो आई थी वो तो खत्म हो जाएगी ना। एक्सटर्नल वोल्टेज जैसे ही हटाएंगे ये फिर से इस तरफ जाएगा, इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा,
ये आ गया था, ये फिर से इधर जाएगा, इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा और फिर से डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो एक्सटर्नल वोल्टेज हटाते ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई हट जाएगा और जो आपके पास यहाँ पे सेंटर में डिप्लीशन रीजन खत्म हो गया था, फिर से कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट होगा, फिर से रिकम्बाइन होगा और फिर से जस का तस आपका फिर से तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप उसको समझिए, एक्सटर्नल वोल्टेज हटाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां बैठा था ना, क्या करके बैठा था सर, न्यूट्रलाइज करके बैठा था। तो जब आप एक्सटर्नल वोल्टेज लगाए थे तो ये सब ऐसा बैठा था, ये इधर आ गए थे और ये इधर आ गए थे और ये रीजन जो है, ये रीजन जो है ये न्यूट्रल हो गया था। तो ये देखिए ये नॉर्मल डायोड है। अब इसमें एक्सटर्नल वोल्टेज को हटा दीजिए, ये कुछ मत लगाइए। एक्सटर्नल वोल्टेज लगा के आपने इस कंडीशन में इसको ले आया, अब एक्सटर्नल वोल्टेज को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वोल्टेज हट गया, मान लो ये सब हट गया, इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी जिंदगी जो है वो खत्म कर दो। यहां से भी इसका कोई मतलब नहीं है, इसकी जिंदगी भी खत्म कर दो, हटा दो एक्सटर्नल वोल्टेज। यहां से भी इसका कोई मतलब नहीं है, सबकी जिंदगी जो है वो खत्म कर दो, लो खत्म जिंदगी, इसकी भी जिंदगी खत्म कर दो, लो। अब एक्सटर्नल वोल्टेज हट गया, ये एक्सटर्नल वोल्टेज हट गया है। तो ये कैसे बन गया सर, ये तो नॉर्मल जब डायोड की आप डोपिंग किए थे ना, वैसे ही बन गया। हाँ, अब क्या होगा सर, फिर से वही सब होगा क्या कि डिप्लीशन रीजन फिर से फॉर्म हो जाएगा और यहाँ का पोटेंशियल फिर से डेवलप हो जाएगा और फिर से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। लो एक्सटर्नल वोल्टेज हटा दिया, दिख गया ना क्या हो जाएगा, एक नॉर्मल डायोड जो कि डोपिंग किया हुआ वैसे ही बन गया है। तो तुरंत क्या होगा, ये जो है वो इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन होल पेयर ये जो है वो इसके साथ रिकम्बाइन हो जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन तो होना ही है, कंसंट्रेशन डिफरेंस मेंटेन कर दिए और फिर से यहाँ पे वही कंडीशन बन के तैयार हो जाएगा। प्रॉपर पढ़ोगे तो सब चीज प्रॉपर होता है, इम्प्रॉपर पढ़ोगे तो हार्ड डिस्क में जो गंदगी भरी हुई है उसको खाली करने में टाइम लगता है, मेरे को बहुत एफर्ट करना पड़ता है। किस लिए एफर्ट करते हैं, तो आपके दिमाग में ना कोई कोई फितूर डाल दिया है, उस फितूर को हटाने में मेरे को टाइम लगता है, इसलिए मैं इसको समझा के अलग हट जाता हूं। तो जिसके दिमाग में जो जो फितूर है वो पूछ लेता है और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए फिर से ये नॉर्मल डायोड बन गया, जिसमें फिर से अंदर में एक वोल्टेज है जिसको आप जंक्शन वोल्टेज या ओपन सर्किटेड वोल्टेज बोल सकते हैं। फिर से आप इसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो फिर करंट फ्लो होने लगेगा, ये एरिया जो है वो फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ का वोल्टेज जीरो हो जाएगा और विड्थ ऑफ द जंक्शन जीरो हो जाएगा। पहली बार मैं ही क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, वेरी गुड बेटा। सर हमको पहले से पता होता होगा ना, ओपन सर्किटेड वोल्टेज उसी के बेस पे हम एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। हाँ, ये आपको पहले से पता रहता है, स्पेसिफिकेशन शीट में आपको लिखा रहता है कि इसका ओपन सर्किटेड वोल्टेज कितना है। एक्चुअली डायोड में ओपन सर्किटेड वोल्टेज नहीं लिखा रहता, मुझे बोलना चाहिए कि कट इन वोल्टेज लिखा रहता है। तो कट इन वोल्टेज क्या है वो भी मैं बताऊंगा, ओपन सर्किटेड वोल्टेज तो आपको बता चुका हूं, ठीक है। शाश्वत क्या है तुम्हारा, कमेंट बताओ। किसी किसी को नाराजगी है कि कमेंट नहीं पढ़े, 200 बच्चे अटेंड कर रहे हैं, सबका कमेंट कैसे मैं हैंडल करूं, है ना। जो इंपॉर्टेंट कमेंट्स है उसको मैं पढ़ लेता हूं और जो सही आंसर है वो मैं दे देता हूं। मेरे हाथ में अभी IN4007 है, मैं मेरे हाथ में पढ़ के गाना सोच लिया था, ये कुछ और तो नहीं बोल रहा है।
आयन 4007 रखा हुआ है ऋतुराज प्रौणानिक। ठीक है, सभी को क्लियर है? तो सभी को क्लियर है तो हम लिख लेते हैं यहां पे, इन ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड, इन ए फॉरवर्ड बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड की अगर हम लोग बात करें तो एक फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में पीएन जंक्शन डायोड में आपके पास जो करंट फ्लो होता है, करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन, current is due to diffusion of majority charge carriers। करंट किसकी वजह से फ्लो होता है? डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, एंड द डायरेक्शन ऑफ करंट is from P to N। Direction of current is from P to N। The magnitude of current is in the order of milliampere। तो ये मैंने आपको लिखा दिया, अब इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है और ये डिफ्यूजन हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो P से N की ओर है और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मिली एम्पेयर में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि डिफ्यूजन मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, डिफ्यूजन इसलिए क्योंकि देखिए यहां पे सप्लाई हुआ 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। जब ये सप्लाई होगा 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स, मान लेते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहां पे इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसने बोला कि मैं इस आयन को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये न्यूट्रलाइज कर दिया, ये न्यूट्रलाइज कर दिया। लेकिन क्योंकि यहां पे बैटरी लगा हुआ है और ये बैटरी जो है वो सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और आप देखिए फिर से यहां पे क्या हो गया, यहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। कैसे? क्योंकि आपको ये पता है कि अगर ये सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पे काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए और इसने झांका उस तरफ कि भैया वहां पे तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, क्योंकि ये रीजन कौन सा है? ये रीजन आपका पी रीजन है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से सप्लाई हो गया और आपको पता है कि दूसरा रीजन पी रीजन है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो माइनॉरिटी है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की भारी कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कूद पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? कूद पड़ते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं? क्या ये ड्रिफ्ट की वजह से गए? नहीं 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 नहीं, ये किसकी वजह से गए? ये डिफ्यूजन की वजह से गए। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये यहां पे क्या है? ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। ठीक है, होल्स के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि होल्स जो है वो वैकेंसी है। किसी एक साइड को समझेंगे तो दूसरे साइड में सेम काम चलता है। ठीक है, मेजॉरिटी है। ये मेजॉरिटी ये इस तरफ क्यों आया? वो डिफ्यूजन की वजह से आया। ये डिफ्यूजन जो है वो इसको इस तरफ लेके आया। सर इसके पहले अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां आ रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर तक चल के आ रहा है, तो वो तो डिफ्यूजन की वजह से नहीं आ रहा है। कैसे आएगा? डिफ्यूजन की वजह से ये नहीं आएगा, क्योंकि ये रीजन ही आपका एंड रीजन है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, तो इसके हर यूनिट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। ये मैं पहले भी बताया।
तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचा तो ये ड्रिफ्ट की वजह से पहुंचता है, क्योंकि सेम रीजन है, सेम कंसंट्रेशन है। तो अगर यहां पे हम लोग डिफ्यूजन बोलेंगे तो सही नहीं है। तो इस रीजन में ड्रिफ्ट हो रहा है। इस रीजन में आपके पास जो कार्यकलाप चल रहा है, एंड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है, क्योंकि एंड रीजन में इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव कर रहा है तो वो कभी भी डिफ्यूजन की वजह से मूव नहीं करेगा, वो जो है वो ड्रिफ्ट की वजह से मूव करेगा। यहां पे ड्रिफ्ट हो रहा है किसका? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब ये इस मेटलर्जिकल जंक्शन में पहुंच गया तो उसके बाद इन दोनों रीजन में कंसंट्रेशन डिफरेंस है। इसका मतलब है इन दोनों रीजन में dN/dx की वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, लेकिन इस रीजन में dN/dx की वैल्यू जीरो है। ये बात मैंने पहले भी क्लास में बताई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इस तरफ कूद पड़ा तो वो डिफ्यूजन की वजह से कूदा। तो यही डिफ्यूजन जो है वो करंट फ्लो के लिए रीजन माना जाता है, क्योंकि जब तक चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं करता है तब तक करंट नहीं बनता। करंट को फ्लो करने के लिए यह जरूरी है कि चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करे। तो जिस भी रीजन से कोई भी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करता है उस रीजन को हम लोग करंट फ्लो का रीजन मानते हैं। सर यहां पे ड्रिफ्ट हो रहा है, इसको करंट का रीजन नहीं मानेंगे, नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के एरिया में इलेक्ट्रॉन्स पहले भी फ्लो कर रहे थे, लेकिन जब वो कूदा तो यहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से कूदा। तो हम यहां पे लिख देते हैं कि करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स and the direction of current is from P to N and the magnitude of current is in the order of milliampere। तो यहाँ करंट का ऑर्डर क्या होता है? मिली एम्पेयर में आता है। इसके अलावा अगर आप फॉरवर्ड बायस के लिए बात कर रहे हैं तो फॉरवर्ड बायस में आपका विड्थ ऑफ द जंक्शन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये जो डिप्लीशन रीजन है ये डिक्रीज हो जाता है। ये जो है ये डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? ये डिक्रीज हो जाता है। अगर आप इसको डिक्रीज होते हुए देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं कि ये ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्यू है और ये 1/ND है प्लस 1/NA है, और ये जो V0 है इस V0 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज V0 माइनस ऑफ VD वेयर VD इज द अप्लाइड वोल्टेज। तो जब आपका V0 का वैल्यू VD हो जाएगा तो डिप्लीशन रीजन खत्म भी हो जाता है। ठीक है, ये एक पॉइंट और लिख सकते हैं, जंक्शन वोल्टेज VJ। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं जंक्शन वोल्टेज डिक्रीजेस। तो ये जो जंक्शन वोल्टेज है, जंक्शन का वोल्टेज है, ये डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये VJ जो है वो V0 के बराबर था। अब ये क्या हो जाएगा? V0 माइनस VD। इसका आने का भी कारण है। क्या कारण है? आप देखिए दोनों का पोटेंशियल का डायरेक्शन उल्टा उल्टा है। यहां पे अगर आप केवीएल लगाएंगे तो आपको दिख जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, और यहां पे ये प्लस है ये माइनस है। तो दोनों वोल्टेज एक दूसरे के ऑपोजिट लगा है। ये नेगेटिव का ऑपोजिट पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव का ऑपोजिट नेगेटिव है। इसका मतलब है जो आपने VD लगाया है वो इंटरनल वोल्टेज के ऑपोजिट में लगाया है। इसी वजह से यहां पे जो इक्वेशन आता है वो इंटरनल वोल्टेज से सब्सट्रैक्ट होके आता है।
क्लियर है? आगे बढ़े रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आगे बढ़े। तो रिवर्स बायस में क्या होता है कि हमारे पास वही डायोड है और उसमें पहले से डिप्लीशन रीजन अवेलेबल है। तो ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन है, पहले से है, क्योंकि ओपन सर्किटेड कंडीशन में हमारे पास डिप्लीशन रीजन रहता है। ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एटम्स है, ये 1 2 और ये हो गया 3। यहाँ पे भी हमारे पास आयोन्स है, ये भी हमारे पास आयोन्स है। कलर दूसरा कर लेते हैं। सर वही डायग्राम है क्या? यस वही डायग्राम है, बस यहाँ पे अंदाजे बयां जो है वो थोड़ा अलग होगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। तो होगा तो वही, लेकिन अंदाजे बयां थोड़ा अलग होगा। तो ये मैंने बता दिया, और मैंने ये शो भी कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास होल्स है, होल्स है, होल्स है, होल्स, और ये रीजन जो है वो न्यूट्रल है, ये रीजन चार्ज है। और इसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे समझना और पूरी तरह समझ के ही जाना। तो अब मेरे पास इस तरीके का है पूरा सिनेरियो, और इसको मैंने यहां से हटा दिया। ठीक है। और यहां पे मैंने एक वोल्टेज लगा दिया। अब ये वोल्टेज जो है वो पहले जैसा नहीं है, क्योंकि अब जो आपका पी साइड है उस पी साइड में मैंने एक नेगेटिव वोल्टेज लगा दिया, और ये जो एन साइड है, एन साइड में मैंने एक पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया। तो वोल्टेज जो है वो चेंज कर दिया मैंने। तो ये ऐसा जुड़ गया ऐसा। तो अब सप्लायर कहाँ गया? सप्लायर जो है वो इस तरफ आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे एक वोल्टेज की वैल्यू है, ये वोल्टेज है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब आप देखिए अंदर में कैसा है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव 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 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अब आप ध्यान से देखना, अब मैंने यहां पे सप्लायर को चेंज कर दिया, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन्स का ही सप्लायर है। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। ये आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो आपको ये पता है कि अगर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। ये फोर्स क्या लग रहा है? ये -q इंटू ई है। ये इलेक्ट्रॉन्स पे उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से ही ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर ही इधर जा पाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब भी कोशिश करेंगे इधर जाने का तो इस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा और ये इधर भाग जाएगा। तो ये बड़ा हो गया, आपको समझाने के लिए इसको छोटा कर देते हैं वापस से। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा पाएगा। सिमिलरली ये होल्स जब भी इधर जाने की कोशिश करेगा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये होल्स इधर जाने की कोशिश करेगा तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि होल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा है। तो होल्स इधर जाएगा, ये इस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, लेकिन इस तरफ नहीं जा सकता। तो और ये सेमीकंडक्टर के अंदर ही रहेगा, सेमीकंडक्टर से बाहर होल नहीं जा सकता, क्योंकि होल्स का प्रेजेंस सेमीकंडक्टर के बाहर नहीं होता। ठीक है, आप सभी लोग सब कुछ समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कमेंट्स जो है वो थोड़ा लेस आ रहा है। तो मैंने यहां पे बोला ये सब बातें। तो अब मेरे पास मान लीजिए यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इस इलेक्ट्रॉन्स को सप्लायर बोल रहा हूं क्योंकि ये सप्लायर है। इस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव से बहुत प्यार है, ये इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव से बहुत प्यार है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली पॉजिटिव के पास जाना चाहता है, लेकिन जा नहीं पाता, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इंसुलेशन रहता है बैटरी में। तो ये इलेक्ट्रॉन सोचता है कि कभी भी कोई जुड़ जाए,
है ना, कभी भी कोई जुड़ जाए जो हम दोनों को बाहर साइड से जोड़ सके, तो मैं उसका सहारा लेके इसके अंदर से घुस के इस पॉजिटिव के पास पहुंच जाऊंगी। तो ऐसा करके अंदर से होते हुए ऐसा करके इस पॉजिटिव के पास पहुंच जाऊंगी। तो इसका मतलब है अभी भी यही करेगा, ये सबसे पहले इसके अंदर चला जाएगा। जैसे ही इसके अंदर गया, यहां पे देखा कि काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये रिकम्बाइन हो गया। रिकॉम्बिनेशन होने के बाद हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देखना भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे ही ये रिकम्बाइन हुआ इलेक्ट्रॉन्स गायब हो गया। अब जो मूवमेंट होगा वो होल्स का मूवमेंट होगा। तो अब आप फिर से देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाता है तो इसका मतलब है होल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैं यहां पे बोलता हूं कि ये होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, वैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि होल्स की उस डायरेक्शन में जा रहा है। ये होल्स का मूवमेंट का डायरेक्शन है, ये ऐसा ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव उसके पास जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो होल्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब आप देखिए कि आपके पास एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया है। सर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? ये पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर है। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल है। अब आप देखिए, जिस डायरेक्शन में आपका इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। तो आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को और ताकत दे रहा है। मतलब ये फोर्स की वैल्यू और बढ़ रही है, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जा रहा है, एक इंटरनल प्लस एक एक्सटर्नल। ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है अब इस इलेक्ट्रॉन की हिमाकत नहीं है, इसकी हिम्मत नहीं है कि भाई इन दोनों फोर्स को तोड़ सके। तो ये इलेक्ट्रॉन अब इधर जा ही नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएगा। तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर जाएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा। सिमिलरली आपको मैंने ये भी दिखाया कि होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर होल्स इस डायरेक्शन में मूव करता है तो ये होल्स यहां नहीं रहेगा, ये होल्स यहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में होल्स का भी मूवमेंट है। तो ये होल्स भी यहां से हट गया, और मैंने यहां पे बनाया भी दिया था कि होल्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ना इलेक्ट्रॉन्स उधर से आ पा रहे हैं, ना होल्स इधर से जा पा रहे हैं। उस कंडीशन में ये जो डिप्लीशन रीजन है, इससे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और गायब हो गए हैं। पहले तो थे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को और ताकत मिल गया है, तो कुछ चार्ज कैरियर्स जो है वो और गायब हो गए हैं। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन और स्ट्रांग हो गया, ताकत इसकी बढ़ गई, हिम्मत इसकी बढ़ गई, और ये डिप्लीशन रीजन और बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है यहां का विड्थ जो है वो और बड़ा हो गया। अब विड्थ जो पहले था उस विड्थ से भी ज्यादा विड्थ यहां पे हो गया है। तो विड्थ के ज्यादा कैसे हो गया? क्योंकि फॉर्मूला भी वही है। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला जब हम लिखेंगे तो यहां पे रूट ओवर ट्वाइस ऑफ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय क्यू, और उसके बाद 1/Na प्लस 1/Nd। इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो जंक्शन वोल्टेज है उसको फर्क पड़ गया। अब ये V0 प्लस Vd हो गया, और ये Vd क्या है? ये जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने यहां पे लगाया है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था, V0 और Vd दोनों सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम था। तो इसका मतलब है ये विड्थ की वैल्यू और बढ़ गई है। आपको दिख रहा होगा ये विड्थ जो है वो और बड़ा हो गया, विड्थ जो है वो और बड़ा हो गया, क्योंकि आपका जंक्शन वोल्टेज जो है वो V0 माइनस ऑफ माइनस Vd हो गया है। तो दोनों ऐड हो गया है, ये V0 प्लस Vd, जिसकी वजह से आपका विड्थ जो है वो इंक्रीज हो गया। तो सर अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे घुसा था, जिसको पॉजिटिव के पास जाना था, उसका क्या हुआ? वो कहां चला गया? वो है अभी भी है, वो है अभी भी है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पहुंच गया था, आपने ध्यान दिया था, पहुंच गया था। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो यहां पहुंच गया था, अब आप देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वेसिनिटी में आ गया, जो हम लोगों ने ड्रिफ्ट के बारे में सुना था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां तक है, उसके इलाके में ये घुस गया।
अब ये होल्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेसिनिटी में या इलाके में घुस गया है, तो अब इसको कंट्रोल इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? ऐसा है। तो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में भागेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये जिप से भागा इधर और ये इस पर पहुंच गया। इस पर पहुंचने के बाद आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन्स इधर तो जा नहीं पाएगा, ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये यहां से बाहर आ जाएगा और ये अपने प्यार के पास, पॉजिटिव के पास पहुंच गया। बड़ा आसान है। तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन यहां से घुसेगा मान लीजिए, और ये फिर एंट्री करेगा, इसके पास गया, होल्स इस तरफ आया, ये इधर घुस गया और ये इसके अंदर से होते हुए, तो इसका मतलब है यहां पे डिफ्यूजन नहीं हो रहा है। जो करंट यहां पे फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन एक्चुअली ये है, एन से पी की और करंट आ रहा है, पहली बात। और ये जो करंट है इसको हम लोग रिवर्स करंट भी बोलते हैं, IR समझ लीजिए। और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है और कोई रीजन नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भरा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है। तीसरा ये, अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस रीजन से इसको पार करके उधर जा रहा है, तो ये तो पी रीजन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब है यही इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। सर ये इलेक्ट्रॉन्स तो पी रीजन में माइनॉरिटी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में माइनॉरिटी है, तो जैसे मैंने यहां पे लिखा है फॉरवर्ड बायस में करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी, तो ये डिफ्यूजन की वजह, डिफ्यूजन की जगह यहां पे रिवर्स बायस में ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी हो जाएगा। डिफ्यूजन जो है वो ड्रिफ्ट में बन जाएगा और मेजॉरिटी जो है वो माइनॉरिटी बन जाएगा। तो आपके दिमाग से फितूर निकालोगे तब ये सब चीजें समझ में आएंगी। यहां पे आप देखिए ये रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में क्या है कि आप ऐसे लिख सकते हैं करंट इज ड्यू टू यहां पे लिखिए ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। करंट जो है वो ड्रिफ्ट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से है। दूसरा, अगर यहां पे करंट है तो अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करेंगे या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट यहां पे कहां से कहां आएगा? डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम कहां से कहां तक? ये N to P फ्लो हो रहा है। और आखिर में आप अगर यहां पे लिखे, आखिर में अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की बात करें, तो ये बहुत लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये माइनॉरिटी की वजह से है, और माइनॉरिटी तो सिर्फ टेम्परेचर की वजह से आता है। टेम्परेचर 300 केल्विन में है, तो ये माइनॉरिटी की वजह से है, तो ये बहुत कम होता है। करंट इज इन द ऑर्डर ऑफ, ये किसके ऑर्डर में होता है? ऑर्डर ऑफ नैनो एम्पेयर फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन में ये नैनो एम्पेयर के ऑर्डर पे होता है, एंड माइक्रो एम्पेयर फॉर जर्मेनियम, ऐसा होता है। बाकी सब चीजें आपको पता है कि डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाएगा और जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी।